पढ़ रहे हैं हम लोग। पेटियों के बारे में वायदा पेटियाँ पढ़ रहे थे। तो इसमें वायदा पेटियाँ जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं? दो प्रकार की सर, तापजन्य और गतिजन्य। तापजन्य दो तरह की पेटियाँ पाई जाती हैं। और कितनी पेटियाँ हैं? और कौन सी पेटी तापजन्य है और कौन सी पेटियाँ गतिजन्य हैं? कितनी तापजन्य? 4 तापजन्य है और 3 जो है आपका तापजन्य है और 4 गतिजन्य। तापजन्य पेटी कौन कौन सी है बेटा बताओ आप? तापजन्य पेटियां कौन कौन सी हैं? लोग जल्दी जल्दी नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मसाले की जरूरत है। इसके बाद में इससे बात नहीं रखो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। यस सर, आई एग्री। ये तो टोटल पेटियां आती हैं, तो नंबर रख करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे ही कर सकते हैं, 5 6 ऐसे ही आप पेटियों का कैसे भी नंबर कर सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सी पेटी अच्छा बता दो कि कौन कौन से यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको तापजन्य है और कौन कौन सा गतिजन्य है। तरफ याद ही होगा गतिजन्य से ये पेटी क्या है? तापजन्य है। तो इसमें कुछ है नहीं, क्या है जुड़ी जो पेटी सर्कल है वो ठीक, इसके अलावा क्या जो ताप पेटी है वो आपकी, ये दोनों सब आपकी ये चारों ये तीनों आपकी तापजन्य है और बाकी जो आपकी है गतिजन्य। कौन सी ये और फिर ये 4 पेटियां आपकी कैसी हैं? गतिजन्य है। तो एक एक हम लोग करने वाले थे से नामकरण के बारे में मैंने बताया था कि ये उस पर कटिबंध शीतोष्ण का मिक्सअप होता है, तो इससे क्या कहता है और इसको जो है शीत के नजदीक होता है, जैसे क्या कहते हैं लगाते हैं इसमें बस इतना सा है। चलिए तो थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मैंने विश्व देखिए हेडिंग पढ़ी थी ना, आप लोगों को पता है, फटाफट सी की थोड़ा सा इसके अंदर की कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर कौन संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। धन्य कंप्लीट जा रहा है। चलिए तो लिखिए फटाफट। विश्व देखिए निम्न वायुदाब लिखिए, है ना? यस सर। लिखिए बेटा इसमें इस क्षेत्र का विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। अक्षांशों के मध्य होता है। यह अत्यधिक निम्न वायुदाब कटिबंध है। यह अत्यधिक यानी सबसे ज्यादा निम्न वायुदाब वाला कटिबंध है। ये अत्यधिक निम्न वायुदाब कटिबंध है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती। 5 डिग्री का अक्षांश का क्षेत्र है ना, तो इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हवाओं को क्षैतिज चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, बल्कि क्षैतिज की जगह पे ऊर्ध्वाधर यानी सीधे वाष्पीकरण हो जाता है। ऊपर जाएंगे तो संघनन होगी वर्षा। वर्षा यहाँ पर टकरा के नहीं वर्षा होती है। इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में संघनन के द्वारा गर्म होकर के वाष्पित होकर के जल ऊपर जाता है, और संघनन ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ये इसका एक आधार है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हवाएं क्षैतिज नहीं चलती। पूछ सकता है कि किस कटिबंध में हवाएं क्षैतिज नहीं चलती, तो
क्या बताएंगे आप लोग? विश्व रहेंगे हमारे क्षैतिज नहीं चलती, ऊर्ध्वाधर चलती है। आगे क्षैतिज नहीं चलती क्योंकि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर, क्योंकि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। और लाइट्स नहीं है भाई, पीछे की लाइट नहीं, कम कर दो, गलती नहीं। ठीक है, बता दीजिए, राहुल से लगवा देंगे। तो पता होना और बताना दोनों तो बात है, बार बार बताइए तो लगवा देंगे। ठीक है, तो केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। क्षैतिज पवन प्रवाह के अभाव में यहाँ शांत वातावरण रहता है। जिसे डोलड्रम या ए रीजन ऑफ काल्म, CLAM काल्म, ए रीजन ऑफ काल्म या डोलड्रम की उपमा प्रदान की गई है। की उपमा प्रदान की गई है। इस गोलार्ध में या इस क्षेत्र में, ऐसे करिए, इस क्षेत्र में, गोलार्ध में, इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित, इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण उच्चवायुदाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का मिलन या अभिसरण होता है भाई। कैसे कह सकते हैं, जब मैं आती है ना ऐसे, यस सर, और ये ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, मिलन अभिसरण होता है, दो सबसे आगे होना है, तो
से हवा की कहीं चलती नहीं, ये वाला क्षेत्र जो होता है हमारा ऊर्ध्वाधर प्रभाव बना करके, जैसे इस सर्किट तो बनेगी ना, हमारी सबकी सर्किट बनेगी, ये यहाँ से निकली, यहाँ दबाव में उठेगी, बैठेगी, ऐसे सर्किट बनेगी, है ना, ऐसे जाए, ये चीज़ इसकी बनेगी सर्किट। ऐसा ही अभिसरण होता है, ऊपर उठती है। चलिए आगे। अतः इस मेखला को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला, अतः इस मेखला को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ। मतलब इसमें ITCZ क्षेत्र इसे कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ। हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला भी कहते हैं। इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है, इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा का भी प्रभाव वायुदाब पर पड़ता है, वर्षा का भी प्रभाव वायुदाब पर पड़ता है, या इसका प्रभाव भी वायुदाब पर पड़ता है। चलिए अब दूसरा कर लीजिए बच्चों, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब इनकी बात में करेंगे, इन दोनों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, कौन सी पेटी थी? विश्व पेटी, वायुदाब पेटी, इसका नाम ये सब भी है। बात वही है, तो पेटी भी कह सकते हैं, पेटी कोई दूसरा पेटी कहते हैं ना। ध्यान रखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है? उच्च वायुदाब, यहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब। यस सर। कौन सा उच्च वायुदाब? वही लो, हाई, फिर लो, फिर हाई। ये क्या है? यहाँ पर लिखते हैं लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये एकदम यहाँ पे लिख रहे हैं, लो पर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर टू यहाँ पे हाई प्रेशर, ऐसे बनेगा है ना। ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए, एक के बाद कभी लगातार कुछ नहीं हो सकता, है ना। अगर लो है तो हाई होगा, और एक ही को याद कर लीजिए तो सब बना ले जाएंगे आप। जैसे मान लो भूल गया हाई प्रेशर था, लो वाला लो प्रेशर था, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसमें देखिए जो पेटी है वो निम्न वायुदाब पेटी, तो निम्न यानी लो प्रेशर जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो लो के बाद हाई होगा, उसके बाद वाला फिर लो हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर जाएंगे, फिर लो के बाद हाई होगा, फिर लो होगा, फिर हाई होगा, है ना। बहुत समय हो जाता है, पर अंतराल में हो जाता है, नहीं पढ़ते हैं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, और जो पढ़ते रहते हैं उसी को। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में लिखिए बेटा, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें लिखिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये तो बहुत आसान है, अच्छे से सबको याद हो जाना चाहिए हर एक बात इसकी। उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं।
उल्लेखनीय है कि इस भाग में यानी 30 से 35 डिग्री जोन वाला क्षेत्र दोनों गोलार्धों में इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। उस पर भी तापमान जब उच्च रहता है तब पर भी वायुदाब उच्च रहता है। वायुदाब भी उच्च बनता है या वायुदाब उच्च होता है। जबकि आप सुने हैं कि जब तापमान उच्च होगा तो वायुदाब निम्न होगा, और जब वायुदाब निम्न होगा तो तापमान होगा। मतलब कहने का मतलब अपोजिट रहते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आपने देखा कि 2 महीनों को छोड़ करके ठंडक के बाकी समयों पर जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में है, केवल ठंडक के मौसम को छोड़ करके, ठीक है। बाकी मौसम में तापमान उच्च रहता है। तो उच्च रहने पर क्या होना चाहिए? वायुदाब निम्न होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है यहाँ वायुदाब। समझ रहे हैं? यहाँ पर वायुदाब निम्न और अपोजिट, लेकिन यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर। तो इसका मतलब क्या? तापमान उच्च नहीं है ना। यस। क्योंकि अगर एंटी वाला फार्मूला लागू करेंगे तो नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर। समझ पा रहे हैं आप? जैसे हाई प्रेशर है तो इसका मतलब तापमान निम्न है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे केवल मैंने बताया था भारत के बारे में, यही वाला क्षेत्र ही केवल ऐसा बन पाता है कि लो प्रेशर जोन यहाँ बन जाता है और तब यह मानसून चलने पड़ता है, जैसे पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाता है। केवल इसी क्षेत्र में लागू होता है, वरना अपोजिट वर्क करने लगता है। ठीक है। अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर हवा चलनी चाहिए, यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। और यहाँ का ये पेटी ही 30 से 35 वाली क्या बताई गई है? उच्च वायुदाब पेटी। और उच्च वायुदाब यानी कि तापमान निम्न। इसका मतलब हुआ ना, क्योंकि जब अपोजिट वर्क करता है तो वायुदाब उच्च हुआ, तो इसका मतलब तापमान निम्न है वहाँ पर। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ लीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें कंफ्यूज करने लगेंगी आपको। गति का प्रभाव भी पड़ने लगेगा यहाँ पर। गति का इफेक्ट है, यही देखा गया है। 4 गतिजन्य पेटियाँ हैं, 3 तापजन्य पेटियाँ हैं, जिसका तो नाम दिया गया, वरना ये भी तो तापजन्य पेटी हो जाती नहीं होती? हो जाती है ना? समझ में आ रहा है बात? देखो, जो लोग थे क्लास में उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं थे वो भी थोड़ा ध्यान दे दें कि तापमान जिस क्षेत्र में ज़्यादा होगा वहाँ पर पेटी जो है निम्न वायुदाब की पाई जाएगी। और आप जानते हैं किस युद्ध को और कर्क रेखा को देखेंगे तो कर्क रेखा पर कब चमकता, मकर रेखा पर कब चमकता है सूरज? को इधर चमकता है, दक्षिण में चमकता है मकर रेखा पर। तो इसका मतलब यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाना चाहिए, लेकिन ये निम्न वायुदाब होना चाहिए नहीं, लेकिन आपने हाई प्रेशर भी रखा है यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो केवल होना चाहिए कि तापमान ये केवल होता वही है भारत वाले क्षेत्रों में। भारत वाले क्षेत्र का मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वही है, इस हिसाब से इसको इस पे जो है ताप का प्रभाव कम, गर्मी का प्रभाव ज़्यादा है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। गर्मियों में तो ग्लोब का उच्च तापमान अंकित किया जाता है, उस पर भी उच्च वायुदाब होता है, जबकि नियमतः निम्न वायुदाब होना चाहिए। जबकि नियमतः निम्न वायुदाब होना चाहिए। स्पष्ट है कि
इस पेटी का उच्च दाब, इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा, इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति, इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतरण से संबंधित है, वायु के अवतरण से संबंधित है। यहाँ पर अवतरण उतरना गड्ढे के सेंस में है, तो यहाँ सेंस जो कह रहा है आपका, इस पेटी का उच्च वायु दाब से संबंधित न होकर पृथ्वी के दैनिक गति और वायु के अवतरण से संबंधित है। यानी अवतरण यानी जो वायु है ना, यहाँ मैंने बताया जब यहाँ हवाएं दोनों जा रही है, नया एक्सेस होगी हवा की नहीं होगी, एक्सेस की नहीं होगी। अरे भाई इतना तो है, तो आप लोग यहाँ पर हवा दोनों आ रही है, तो क्या हवा एक्सेस नहीं हो रही है? तो यहाँ पर हवा क्या उठेगी? और उठेगी क्योंकि यहाँ से हवा चल रही है, यहाँ से हवा चल रही है, तो यहाँ क्या खाली होगा कि नहीं? तो जब खाली होगा तो सृष्टि का नेचर है, दुनिया की हर एक चीज अपनी वृद्धि करती है, कभी किसी के लिए कुछ रुकता नहीं है, ये जिंदगी चलती रहती है, एक स्थान को दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता रहता है। ये सब बहुत कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सृष्टि का एक नियम है कि कुछ भी खाली नहीं रहता है, हर जगह की, जैसे कि अभिभावक नहीं रहते हैं तो बड़ा भाई हमेशा गार्जियन तुरंत हो जाता है। सेकंड प्रधानमंत्री हमारे यहाँ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे राष्ट्रपति नहीं तो तर्ड से उसके बाद क्या, वरीयता क्रम आपने पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? वरीयता क्रम देखेंगे तो उसके बाद जैसे जैसे मान लो राष्ट्रपति नहीं रह गए, उसके बाद द्वितीय नंबर के व्यक्ति नहीं रह गए, उसके बाद नहीं रह गए उपराष्ट्रपति नहीं रह गए, उसके बाद चीफ जस्टिस नहीं रह गए और तमाम लोग नहीं रह गए, उसके बाद का तुरंत व्यक्ति उस जगह को तुरंत भूल कर लेता है, कभी खाली नहीं रहता। आज अभी प्रधानमंत्री, आज अभी राष्ट्रपति आपके चले जाए तुरंत उसकी नियुक्ति सेकंड भर में हो जाएगी, कभी कोई व्यक्ति रहती नहीं। अभिभावक जैसे जाता, मैंने बताया तुरंत दूसरा व्यक्ति अभिभावक हो जाता है। आप मान लो घर में सबसे बड़े हो, कभी ना प्रकृति मेरे ऐसे बातें नहीं, फिर भी आप जान लीजिए कि रिक्ति कभी रहती नहीं। एक अधिकारी डीएम साहब जाएंगे, दूसरा डीएम साहब चार्ज में आ जाएंगे तुरंत, ये नहीं तुरंत पता चला उनका टर्मिनेशन आया तो अगले को तुरंत चार्ज मिला। सेकंड भर में कभी कुछ खाली नहीं रहता। सेना प्रमुख जनरल वगैरह के पद कभी खाली नहीं रहते, हमेशा एक गया दूसरा अपने आप हो जाता सर है बात को। इसी नाते प्रिंसिपल उप प्रिंसिपल का पद इसी नाते रखा गया, प्रिंसिपल साहब नहीं है तो प्रिंसिपल साहब है, उसके बाद कोई नहीं जो सीनियर है वो आपके तुरंत हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? ये रिक्ति कभी रहती। तो यहाँ वायुमंडल में भी जब कोई देगा, जैसे आप ऑक्सीजन निकालते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, खटाक ये प्रक्रिया चलती रहती है आपके शरीर से, ठीक है? तो कभी कोई रिक्ति नहीं होती। तो हवा जब यहाँ आ रही है तो भाई निश्चित तौर से यहाँ कुछ कमी होगी, तो यही जो हवा ऊपर वाली बेटा देखो ऐसे समझो, ये ऐसे गई तो ये गई यहाँ ऐसे फिरते उठी, और जब ये उठी तो यहाँ से छुट्टी गई थी यहाँ ऊपर वाले हिस्से में, जैसे मान लो यहाँ तक उठी, यहाँ तक उठी, ये हवा ऊपर के यहाँ तक आई, तो ये हवा जब यहाँ से जा रही है रिक्ति हो गई ना, तो ऊपर वाली ये हवा ये जो जहाँ जाता है ये इधर को आएगी, जब ये इधर आएगी तो यहाँ बैठेगी, ये अवतरण, समझे? जैसे मान लो यहाँ से हवा चल रही है, यहाँ को आ रही है, ठीक है? अब हवा यहाँ को आ रही है यानी निम्न वायुदाब, यहाँ गर्मी हुई तो हवा ऊपर गई, हवा जब ऊपर गई यहाँ से तो यहाँ एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, और वहाँ से चली तो वहाँ रिक्ति हुई कि नहीं? जब वहाँ रिक्ति हुई यहाँ एक्सेस हुआ, तो एक यहाँ एक्सेस हुआ या रिक्ति है, तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ गया, तो पता चला कि ये जब आ गया तो ये नीचे बैठेगा, तभी तो रिकवरी होगी। यानी वो यहाँ से यहाँ तक चले, यानी जो गर्म होकर के गई हवा मिला के गर्म हुई यहाँ से यहाँ गई, तो जब ये इधर आएगी तो इधर जाएगी, तो इधर जाएगी तो यहाँ बैठ जाएगी, यही अवतरण हवा का बैठ आ ही रहा है कि हम समझा ही रहे हैं।
ठीक है, अवकलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों के नीचे उतर कर बैठती है, जिस कारण इसका आयतन इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। जिस कारण आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। एडियाबेटिक इफेक्ट जानते हैं? एडियाबेटिक इफेक्ट कौन बता पाएगा इसमें से? अभी पढ़ाया था आपको एक दिन पहले, अभी हाल ही की बात है तो आप उनसे चर्चा हो। अरे बिना दिए बिना लिए बढ़ जाए तापमान किसका? हवा का। ना कुछ दिए ना कुछ लिए, हवा के तापमान को बढ़ा दिए, क्या कहलाएगा ये? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर या रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, एडियाबेटिक इफेक्ट इसी को कहेंगे। अब देखो, हवा गर्म हुई नीचे रहेगी तो क्या उसका वायुदाब कम रहेगा ज्यादा रहेगा? आयतन कम रहेगा नीचे रहने पर कि ऊपर ज्यादा आयतन यहाँ पर कम रहेगा, ऊपर जाएगी तो आयतन में फैल जाएगी। गर्म होकर के हवा जब गर्म होती है तो आयतन फैलता है। अब देखो सुन लो, एक बात निकली है तो दूर तक जाएगी और समझ में आ जाएगी। जब हवा गई तो फैली, अब फैली हुई हवा ही तक जा रही है ना ऊपर वाले में। अरे देख लो ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हवा है और ये बैठेगी ना यहाँ, तो बैठेगी तो सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तो घनत्व इसका क्या होगा? कम होगा। अब घनत्व कम होगा तो तापमान बढ़ जाएगा इसका, बढ़ जाएगा। भाई तापमान ऊपर जाने पे घटता है ना। जैसे हवा जब गर्म होगी हल्की होगी तो फैलेगी, फैलेगी, वो फैलाव हो जाएगा उसमें, और जब दबाव होगा तभी तो गर्मी आएगी। अभी आपको कमरे में घुस दे रजाइयों में जैसे आप लोग घुस जाते हैं तो क्या हो जाता है? आपका आयतन में कुछ के एकदम हो जाता है, गर्मी लगने लगती है। अब इतना बड़ा ब्लैंकेट ले लो, वो ले लो त्रिपाल बड़ा वाला, तो वो तो ओढ़े हैं, ठंडक नहीं आती। जब तक आप रजाई में बिल्कुल अपने आप को मोड़ ओढ़ नहीं लेते हैं तब तक ठंडक महसूस होती रहती है, चाहे कितनी भी मोटी रजाई हो। अक्सर आप देखेंगे ठंडक के मौसम में जब तक आपकी मोटी रजाई हो लेकिन वो मोटी रजाई मुड़ने वाली ना हो तो आपको बिल्कुल एक छोटी सी पतली सी कंबल लेकर के ही उसमें सोना पड़ेगा, वरना वो ठंडक नहीं रोक सकती। वो रोकेगी लेकिन साइड से जाता रहेगा ठंडक, तो दिक्कत होगी। उससे बढ़िया आप हल्की फोल्डेबल की। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे हवा के रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की। तो जब गर्म होकर के बेटा उठती है हवा तो वो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ता है, वही आयतन जाकर के क्या होता है? फिर जब वो अवकलन होता है, बैठती है जब हवा, तो उस पर क्या उसका घनत्व कम हो जाता है, गर्म हो जाती है। इस कारण से हवा में देखा ना कि कोई अतिरिक्त ऊर्जा दिए बिना वायु के तापमान में कम हो जाना या बढ़ जाना क्या है? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है। ये तो बताया था, यही काम कर रहे हैं आप। पढ़ोगे तो आए, कैसे नहीं आएगा? आना पड़ेगा, है ना? ठीक है, पढ़िए सब कुछ। यही बात हमें बताएंगे दोस्तों, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, वायुदाब क्यों अधिक होता है? जैसे कोई प्रश्न पूछे तो यही है कि हवा का आयतन, चूंकि हवा अधिक आयतन से कम आयतन में कवर कर रही है तो इसका वायुदाब इसका बढ़ जा रहा है। भाई जैसे कहने का मतलब समझो, 1 वर्ग मीटर में जो हवा भरनी है वो 5 वर्ग मीटर में है, तो 5 वर्ग मीटर में है तो कंजेस्टेड नहीं होगा। तो वायु जब होगा तो गुब्बारे में क्या होता है? आप फूंकते हो तो क्या वायुदाब भरता है उसमें? पहले नरम नरम रहता है,
और जैसे फूकते जाते हो तो गुब्बारा खड़ा होता जाता है, तो लोग कहते हैं बस बस बस। तो नहीं देखा है क्या? फिर लोग जब बुलाते रहते हैं, कुछ लोग तो हवा भरने में तो मसरूफ हो जाते हैं, भूखे पड़े हैं, तो गार्ड तो फोड़ देते हैं, खुद ही डर जाते हैं कभी कभी। देखा नहीं? तो हवा का दबाव खूब ज़्यादा हो जाता है, तो बैलून का जो उसका कवर है वो बहुत हार्ड हो जाता है, और फिर वो दबाव इसका मतलब बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आपकी हवा की सोच में भर गई, वही चीज़ें बेटा। यानी कि आप क्या करते हैं, ऐसे फूकते रहो तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी क्या? यहाँ पे फूटेगा? इन गुब्बारे में फूको तो फूट जाएगा, और गुब्बारे की हवा गर्म भी हो जाती है। पूछो कैसे? नहीं देखा है? वाष्पित होने लगती है। खूब ज़्यादा मुंह से फूक के गुब्बारा अगर छोटा फुलाओ तो देखो थोड़ा वाष्पित होने लगता है। अरे नहीं ज़्यादा देखा होगा तो जहाँ फूकते हो वहीं आसपास वाष्पीकरण हो जाता है। जो वाष्प आपके मुंह से निकलती है उसकी गर्मी, ठीक है, तो हवा बेटा ज़्यादा से कम में आती है, इसी नाते वायुदाब बढ़ा रहा है। और इस पेटी में यही होता है जैसे कि हाई प्रेशर कैसे बन जाता है, क्योंकि हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं बैठती हैं, और हवाएं बैठती हैं तो भाई वहाँ 4 बोरी में थी, यहाँ पर 2 बोरी में हो रही हैं। बात आप समझो। तो जब 4 बोरी की 2 चीज़ें तो चूसना पड़ेगा ना उसमें, और जो चूसेंगे तो दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हवाओं का भी दबाव चूंकि बढ़ जाता है, इसका प्रेशर क्या हो जाता है? यहाँ पर उठाए समझे, हवाएं चूंकि उतरती हैं, और उतरती हैं तो कम जगह में। वहाँ पर मान लो एक 10 वर्ग मीटर में हवा फैली हुई है, और यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में भरना है, तो 10 वर्ग मीटर की हवा जब आएगी तो दबाव बना करके भरेगी ना उसमें। तो जब हवा बनाएगी दबाव बना करके तो कैसा प्रेशर जोन बनेगा? हाई प्रेशर। यही कारण है कि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी दिक्कत है तो इंसान में दिक्कत है। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा उसको फॉर्मेट मारिए, फिर उसके बाद सही हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो कोई गुस्सा नहीं रहेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया। दुनिया कहती है कि आप ही है सर, ये दुनिया कहे न कहे, ये शिक्षक कहते हैं कि आप गुड, तो आप गुड। वो पॉलिश वाला नहीं, जो नेचुरल वाला। अगर किसी ने कहा गुड तो ये गुड, यही एक व्यक्ति है, अगर इसने गुड कहा इसमें कोई स्वार्थ नहीं इसका है। लेकिन अभी ये भी बदल गया है। चलिए दोस्तों, तो ये बात अच्छे समझ गए होंगे। हाई प्रेशर क्यों होता है बेटा? क्योंकि हवा आती है और ज़्यादा क्षेत्र में रहती है, कम क्षेत्र में कवर करती है, साथ ही इसका वायुदाब हमेशा बढ़ जाता है। हाई प्रेशर जो इसी नाते होता है। और हवा जब भी ऊपर जाएगी हल्की होकर के तो ठंडी होगी दोस्तों, और जब नीचे आएगी तो गर्म होगी। तो क्या कर रहे थे हम लोग? पहले अवतरण से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु ध्रुवीय निर्वायुदाब की वायु इन अक्षांशों के नीचे उतर बैठती है, हो चुका है, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। क्या लास्ट लिखे हो? इस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। उसके आगे लिखिए, इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। उच्च वायुदाब कैसा हो गया? गतिजन्य हो गया, यानी गति के कारण से हो गया। गति ऊपर से नीचे की जो आई और उस कारण से वायुदाब उच्च हो गया। चलिए दोस्तों, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता। इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता। जिस कारण वहां पर वायुमंडल प्रायः शांत रहता है। जिस कारण वहां पर वायुमंडल प्रायः शांत रहता है। थोड़ा घोड़ों का अस्वच्छांश वगैरह जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। मध्यकाल में या मध्य युग में
उसी में आगे लिखते जाइएगा, कंटिन्यू करिए। मध्य युग में घोड़े को ले जाने वाली नौकाओं को, मध्य युग में घोड़े को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण, यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। शांत वायुमंडल रहता था, हवाएं चलती नहीं थी, तो नौकाएं चल नहीं पाती थी। नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण काफ़ी कठिनाई होती थी। यों नौकाओं का भार हल्का करने के लिए, नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को कई बार समुद्र में भी फेंकना पड़ता था। घोड़ों को कई बार समुद्र में भी फेंकना पड़ता था। इसी कारण इस कटिबंध का नाम अश्वक्षांश पड़ गया। इसी कारण इस अक्षांश का नाम अश्वक्षांश पड़ गया। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा लिखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब फिर देख लो इसको, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ये कौन सी होंगी, ये और ये, है ना? देख लो बात, ये उपध्रुवीय है। अब यहाँ क्या हवा कैसे चलती है, तो दिक्कत वो तो बता दो, नहीं है ना? तो नहीं बोलते, तो समझ में नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा आता है, आगे बता रहा है ना? इसको नहीं आता है तो सब। तो देखो यहाँ पे हवा क्या होती है, इधर से इधर को आती है, इधर से इधर को जाती है। तो यहाँ से तो हवा जाती है, तो भाई यहाँ से जा रही है तो यहाँ जाएगी तो क्या होगा, एक्सेस होगी कम होगी। जब भैया जा रही है तो क्या होगी, बढ़ेगी एक्सेस भाई, जब जाएगी तो बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बढ़ेगी मतलब समझो, यहाँ जब बढ़ेगी तो ये हवा जैसे अब यहाँ की सर्किल अलग बनेगी, लेकिन इतने का जो था ये एक अलग सर्कल रहा था, इतने का अलग सर्कल बनेगा, इतने का अलग सर्कल बनेगा, 3 सर्कल, ठीक है। तो जरा देखो ये हवा जब जा रही है यहाँ पर, तो ये जब हवा यहाँ से, अब इसके बारे में देखो, इसमें क्या था कि यहाँ पर हवा बैठती थी, बैठती थी यहाँ पर। जब यहाँ बैठती थी तो यह हवा भी यहीं आकर बैठती थी, ये वाली हवा। जैसे ये जाएगी ऐसे, तो ऐसे जाएगी, ऐसे लोग तो उठ जाएगी, उठेगी तो यही हवा इधर आ जाएगी, अगर यहाँ बैठेगी। लेकिन ये वाला जोन केवल यही हवा का नहीं बैठता है, इस हवा का भी बैठा पड़ता है, समझेगा? तो ये हवा का हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर पड़ेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है 60 से 65 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 60 से 65 डिग्री, जल्दी से लिख लीजिए, आज हम इसको खत्म कर देंगे, चाहे जो हो जाए, बाहर बैठा के पढ़ा देना पड़ेगा। 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं। निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं।
इसके निर्माण में भी गति का कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण में भी गति का कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायु दाब का आविर्भाव होता है। गतिजन्य कम वायु दाब या निम्न वायु दाब, कम वायु दाब का निर्माण होता है, आविर्भाव होता है, जन्म होता है, निर्माण होता है। बिल्कुल पहले उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की मेखला का दक्षिणी गोलार्ध में अधिक विकास हुआ है। तथा यह अधिक नियमित है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी नियमितता भंग हो जाती है। कंटिन्यूटी भंग हो जाती है। स्थलों की अधिकता होने के कारण ऐसा होता है। क्या नियमितता, उत्तरी गोलार्ध में इसकी नियमितता भंग हो जाती है। इस स्थिति का प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग एवं दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय भाग का स्थल भाग एवं दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय भाग का प्रभुत्व है। और चौथी लिखिए बेटा पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। थोड़ा लिख लो। अब देखो बेटा, आपको साथ बताया है, तो देखो ये सिंगल हो गया, इसको देखिए। बाकी इसके बाद वो पोषक उच्च वायुदाब पेटी 2 है इसमें। इसके बाद में वो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है 2 है, तो 2 है 4 हो गया, एक 5 हो गया, और एक 6 और एक 7। यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी अभी तो होगी, हो गया ना। बाकी सब विशुद्ध रेखीय निम्न वायुदाब पेटी केवल एक है, बाकी सब 2 ठीक है। इसी नाते 4 ही आप लिखेंगे। चलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी लिखिए बेटा। ये आगे से पूछा है 2 जातियों में, बहुत बार पूछा है प्रश्न एग्जाम में। देखिए बेटा, इसमें पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी से कहा जाता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश से
अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार पेटियां स्थित हैं, उच्च भार पेटियां स्थित हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां कहते हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां कहते हैं। यह उच्च वायुदाब निम्न तापजन्य होता है, यह उच्च वायुदाब निम्न तापजन्य होता है। तो बता रहा हूँ तापजन्य पेटी है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए ध्यातव्य है कि दबाव की पेटियों की, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ध्यातव्य है कि, या ध्यान देने की बात है कि वायुदाब की पेटियों की उपर्युक्त स्थिति, उपर्युक्त स्थिति वर्ष भर संभवतः नहीं रहती है, वर्ष भर संभवतः नहीं रहती है। अरे सही, वर्ष भर समवत नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। देखिए वर्ष भर समवत यानी कि ऑब्लिक करके एक जैसी नहीं रहती है, समवत नहीं बनी रहती है, स्थिति हमेशा नहीं रहती, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते रहते हैं, इस नाते समवत ये नहीं बनी रहती है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जो छूटा जिनका, लिख लीजिए वायुदाब की पेटियों की उपयुक्त स्थिति वर्ष भर समवत नहीं रहती है या यथावत नहीं रहती है। सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियां, सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियां स्थल तथा जल के स्वभाव, स्थल तथा जल के स्वभाव में अंतर, स्थल तथा जल के स्वभाव में अंतर आदि कारकों के कारण, आदि कारकों के कारण वायुदाब में, आदि कारकों के कारण वायुदाब में दैनिक तथा वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग पवन संचरण पढ़ेंगे। पवन संचरण कितनी तरह का होता है, जो पर पूर्वा हवा, पछुआ हवा, ये सब तमाम सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हेडिंग कर लीजिए पवन संचरण, यानी प्रचलित पवने, सामायिक पवने और स्थानीय पवनों के बारे में हम लोग अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है। तो पवन संचरण ये का हम लोग का टॉपिक होगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में तो काम का आइडिया होगा।